मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। दोस्तों अभी सीटेट का डेट आ गया 31 जनवरी, तो दोस्तों आप लोग पहले से तैयार रहिएगा और पर्यावरण को भरपूर, अगर 30 में से कम आपको 30 नंबर पूरा करना ही करना है। मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरीके से हम सीडीपीडी का भी लेके आएंगे, सारे सब्जेक्ट का हम तैयारी करवाते रहेंगे। एसएससी बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी सबका तैयारी हम करवाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर पहला आगे, यानी पहला प्रश्न है जो पर्यावरण के लिए कौन खतरा है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न कई बार आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए है बढ़ते पौधे, तो दोस्तों अगर पौधे बढ़ेंगे तो वो पर्यावरण के लिए कभी खतरा होंगे ही नहीं। बी बढ़ती हुई जनसंख्या, तो आपको पता है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी पर्यावरण को हम लोग दूषित करते जाएंगे, प्रदूषित करते जाएंगे, पेड़ पौधे काटते जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर बी अभी तक सही लग रहा है कि बी सही होगा। आइए सी देखते हैं। बढ़ती फसलें, तो भाई फसल जितना ज़्यादा उगाएंगे वो अच्छा ही रहेगा, हमें ऑक्सीजन देंगे, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, तो इसका मतलब बढ़ती फसलें, अगर फसलें बढ़ेंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ लिखा बढ़ती प्रौद्योगिकी। दोस्तों इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अगर प्रदूषित करेगा बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि अगर प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो उससे प्रौद्योगिकी तभी बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर जनसंख्या ही बढ़ती रहेगी तो हमको हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरा करेगा वो बी। तो यहाँ पे आपको सोच कर आंसर लगाना है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। पर्यावरण शब्द से लिया गया है, यानी किस भाषा से लिया गया है। ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी लैटिन, डी रूस। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिया गया है वो फ्रेंच के इन्विरोन शब्द से लिया गया है, इन्वायरमेंट लिया गया है ना, ENVIRON से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चारों ओर, यानी संपूर्ण, यानी चारों ओर रहने वाले जीव जंतु, इसी का मतलब होता है आवरण। तो इस यानी पर्यावरण लिया गया किससे, फ्रेंच भाषा से। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है के रूप में जाना जाता है। तो जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, सी जीवमंडल, या डी योड़ क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है, यानी जीव की बात कर रहा है, जहाँ पर जीव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीवमंडल ही कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या आएंगे तो वो जलमंडल हो जाएगा, यानी जल के जीव। स्थल मंडल कह देंगे तो स्थल मंडल हो जाएगा, लेकिन जीव मंडल कह देंगे तो वो सब हो जाएंगे। उसमें जिसमें पक्षी होंगे, जीव जंतु होंगे, जल में रहने वाले या स्थल में रहने वाले हैं, सब आ जाएंगे। तो यानी प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा, सी। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है। ए हाइड्रोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीवमंडल, या डी ओजोन मंडल। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। पृथ्वी की ऊपरी परत यानी पृथ्वी के जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम क्षोभमंडल भी कह सकते हैं, लेकिन क्षोभमंडल नहीं दिया है यहाँ पर, क्या दिया हम बताते हैं। मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है, मनुष्य जीवन की मदद करने में, यानी मनुष्य के जीने के लिए जो मदद करता है वो कौन सा स्थल है इसमें से, हाइड्रोस्फीयर नहीं, जल मंडल हो ही नहीं सकता, स्थल मंडल। दोस्तों इसमें स्थल मंडल ही होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ पर रहते हैं, धरती के ऊपरी परत पर रहते हैं ना। तो यानी यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए ओजोनोस्फीयर, बी स्थल मंडल, सी जीवमंडल, या डी हाइड्रोस्फीयर। जो जल मंडल होता है वहाँ पर गैस भी होता है, तरल के रूप में होता है और ठोस के रूप में भी होता है। कैसे, जैसे आप उत्तरी महासागर में जाइए, यानी आर्कटिक महासागर में जाइए तो वहाँ बर्फ के रूप भी है, और यहीं दक्षिणी ध्रुव पे जाइए तो वहाँ पर भी बर्फ के रूप है, यानी ठोस भी है, तरल भी है और गैस है। जहाँ पर ये पानी ज़्यादा होते हैं वहाँ वेपराइज भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितने फीसदी, यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब है कि कितने फीसदी क्षेत्र जल मंडल वाला है। ए 70%, बी 99%, सी 74%, या डी 33%। दोस्तों आपको पता है हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 51,66,100 वर्ग किलोमीटर, लेकिन उसमें से 36.89 करोड़ क्या है, उसमें जल है, और वहीं 14.51 करोड़ क्या है, स्थल है। इसका मतलब समस्त पृथ्वी का 70.8% पर जल है, 29.2% पर स्थल है। यानी अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या सही आ रहा है, 70%, यानी ए सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। स्थल मंडल की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल
ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी एल्यूमिनियम। तो इसमें जो सबसे बड़ा घटक है, सबसे ज़्यादा जो घटक है वो कौन सा है, वो है ए, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, विज्ञान और पर्यावरण नहीं, भारत में सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पुराना होगा वो कौन सा, ये बताना है। ठीक है ना। तो विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण, इसकी स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, ये दिल्ली में है। तो दोस्तों ये देखिए, ये तो अभी नया है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पुराना है दोस्तों वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1883 में। इसकी स्थापना 15 सितंबर 1883 को हुई थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, यानी ये वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो यानी 1883 में। वहीं अगर बात करें पक्षी विज्ञानी प्राकृतिक इतिहास सलीम अली केंद्र, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था, वर्ष 90 में। और वहीं भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करेंगे तो ये तो बिल्कुल आधुनिक है दोस्तों, इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, इसका स्थापना कब हुआ था, 1965 मुख्यालय है देहरादून में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। सलीम अली के क्षेत्र संबंधित है, यानी सलीम अली किस क्षेत्र संबंधित है। दोस्तों ये पर्यावरण संबंधित हैं, ए, बी चित्र से, सी फिल्म उद्योग से, या डी संगीतकार से। इनका जो संबंध है वो है पर्यावरण से। और दोस्तों ये हैं हमारे जो देश के पक्षी विज्ञानी हैं भारत के, इन्हीं के नाम पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पड़ा है, जो कि गोवा के मांडवी नदी किनारे पर है, पणजी में है। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ पर है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। इन सब प्रश्नों को आप देखिएगा, कई बार ये आ भी चुका है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहाँ पर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ए मुंबई, बी पुणे, सी हैदराबाद, या डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कोलकाता। आइए बात करते हैं 11 की। निम्नलिखित झीलों और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। ए आंध्र प्रदेश, तो कोलेरू में, यानी कोलेरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। दीपोर झील कहाँ पर है, दीपोर झील है असम में। और वही भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में, सही है। गुजरात में दिया है भोज झील। दोस्तों इस भोज झील का पूरा नाम है भोजराज झील। ये है मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल के जो राजा थे, यानी मध्य प्रदेश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है भोज झील। ठीक है ना। अब ये विलुप्ति के कगार पर आ गया, लेकिन वहाँ की सरकार ने इसको सुंदरीकरण करके एक छोटा सा तालाब के रूप में विद्यमान किया है। यानी भोजराज झील कहाँ पर है, ये है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित अब 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा ये सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पर, उड़ीसा में। बी बात करते हैं पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक, यानी ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। ये गलत है, पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक दोस्तों ये है तमिलनाडु में। ठीक है। सी की बात करते हैं, सी है पिचावरम तमिलनाडु, ये भी सही है। सुंदरबन डेल्टा सबको पता है, पश्चिम बंगाल में, सही है। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। इसे 2000 निम्नलिखित कथनों में से कौन पश्चिम घाट के बारे में सही नहीं है। दोस्तों पश्चिमी घाट ये हमारे भारत के पश्चिमी दिशा में पड़ता है, यानी कहाँ से लेकर, गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी तक है। ठीक है। अब उसमें ए जो है ऑप्शन क्या है, इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बी है दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं है दोस्तों, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई। कलसूबाई जो कि महाराष्ट्र में त्र्यंबकम, नासिक जिले के त्र्यंबकम नामक पहाड़ी पर है। और दोस्तों दोदा बेट्टा की बात करते हैं। दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये याद रखिएगा कि कभी भी पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेट्टा। ठीक है ना। तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे दिए कौन सही नहीं है, तो ये गलत है। लेकिन सी भी देख लेते हैं। यह अरब सागर के 7 संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कहाँ पर है, अरब सागर में। यानी देखा जाए तो पश्चिमी घाट से सटे 5 राज्य हैं। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये सटे हुए हैं कहाँ से, अरब सागर से लगे हुए हैं।
ठीक है, घाट का मतलब भी होता है नदी किनारा यानी समुद्र के किनारा, तो लगा हुआ रहेगा ही। डी, यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के मध्य से 16 तक फैला रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका गलत होगा ना वो होगा प्रश्न नंबर दक्षिण महाराष्ट्र के मध्यम से 1600 द्वारा मिलता है। हाँ दोस्तों ये भी सही है, यानी इसका जो आंसर वैसे देखा जाए इसमें गलत है तो जोता बेट्टा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। और ये गुजरात में तापी नदी के दक्षिण शुरू होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 द्वारा मिलता है, बिल्कुल सही, यानी गुजरात से शुरू होता है महाराष्ट्र के मध्य से, यानी महाराष्ट्र होते हुए कहाँ तक चला जाता है, तमिलनाडु तक चला जाता है। और इसकी पश्चिमी घाट की लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी घाट हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी, हिमालय, लंबाई है 24 से 2500 किलोमीटर और ये वाली इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर, तो ये दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई, दूसरी सबसे चोटी है महाबलेश्वरम, तीसरी है ब्रह्मगिरी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी मन्नार की खाड़ी या डी कच्छ कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1912 के बारे में सही नहीं है? अब बात करते हैं 1992 कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, ये तो पहला ही गलत है, क्योंकि 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसका नाम ही पड़ा है रियो 20 या रियो 21। क्यों? क्योंकि और रियो में हुआ था, ये ब्राज़ील का एक रियो शहर है वहाँ पर हुआ था, तो यानी ये तो गलत हो गया। बी देखते हैं, इसका मुख्य निष्कर्ष एजेंडा 21 के नाम से जाना गया, सही है। इसमें 195 देशों ने भाग लिया था, ये भी सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया गया था, यह भी सही है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ये गलत है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही है? अब यहाँ पे बात कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो ध्यान दिएगा, यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था, नहीं ये गलत है। क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। दूसरा है, यह 97 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 190 के स्तर से 5.2% कम करना था, यह भी बिल्कुल सही है। और सी, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, यह गलत है, भारत ने हस्ताक्षर किया था। इसका मतलब देखा जाए तीनों सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया है 2 और 3, तो ये सही है और ये चौथा वाला गलत है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ए है, ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, इसको याद कर लीजिए, कभी कभी निशान लगाने के लिए आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या और ओजोन परत या ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके से प्रश्न दिया रहता है निशान लगाने के लिए। तो यह ओजोन परत रिक्तीकरण संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह 1992 में अस्तित्व में आया, ये गलत है। सी, 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, ये भी सही है। डी है, इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाली शिखर सम्मेलन 2007, दोस्तों बाली शिखर कोपेनहेगन को ही बाली शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यानी ये वाला प्रश्न जो है देखा जाए इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। मॉन्ट्रियल कार्य योजना 2005 में, पाजनान शिखर सम्मेलन 2010, ये गलत है, पाजनान शिखर सम्मेलन 2010 में नहीं हुआ था। डी की बात करते हैं, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन 2019 में भी हुआ था, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। निम्न में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है? यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो दोस्तों देखिए ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही है। ठीक है, दूसरा कोपेनहेगन डेनमार्क में है, बिल्कुल डेनमार्क की राजधानी ही कोपेनहेगन है, तो इससे समझ में आ रहा है दोनों सही है। सी, 150 नेताओं ने भाग लिया था, देश के सभी पर्यावरण मंत्रालय के 150 शीर्ष नेताओं ने या पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया था। डी है, इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया, ये गलत है। यहाँ पर जो वनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर नहीं दिया गया था। ठीक है,
यानी ये गलत है। अब प्रश्न नंबर 19 हो गया। अब 20 की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है जैव विविधता से, जलवायु परिवर्तन से, या खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि से, या प्रबल विरंजन से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जैव विविधता से। तो नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता से। दोस्तों इसी तरीके से हम हर चैप्टर का नया नया प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।